जो किडनी ट्रांसप्लांट हुआ, बहुत सारे स्टेरॉइड्स दिए गए, बहुत सारे मेडिकेशंस थे और भी, और इम्यूनिटी बहुत कम था। मतलब इम्यूनिटी सप्रेसेंट भी दिए गए थे ताकि वो किडनी ट्रांसप्लांट का जो ऑपरेशन है वो अच्छे से रहे, और जिस वजह से वो किडनी रिजेक्ट ना हो जाए, हमारा इम्यून सिस्टम उसको रिजेक्ट ना कर दे, इसलिए इम्यूनिटी सप्रेसेंट दिए गए थे। उसके साथ में बहुत सारे साइड इफेक्ट्स भी हो रहे थे, जिसके उसमें से वन ऑफ द साइड इफेक्ट्स ये भी था कि मतलब आगे चल के आफ्टर मैरिज लाइफ आप अच्छी करोगे या नहीं करोगे, ये भी एक चीज उसमें था जो इंटेंशनली कहा गया था। अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी का इशू मत कहीं ना कहीं मुझे था। और ऐसे 2 साल तक मैंने सिर्फ ट्रीटमेंट लिया था कंसीव के लिए। शादी को 4 साल 4.5 साल कंप्लीट हो गए थे। ये थी डॉक्टर ने मुझे आईवीएफ के लिए तक बोल दिए थे। और मेरे शादी के 4 साल हो गए थे, तो मैं डॉक्टर विजिट किया था 2 बार। तो मुझे पता चला कि मेरा जो एमएच लेवल है वो बहुत लो हो गया है, 0.2। तो हम दोनों कॉमनली ये बात करेंगे, आपको अटेंटिव रहना है। कुछ ऐसे पर्सन्स के रिजल्ट्स भी लेंगे जिन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से इस यहाँ पे आके अपने आप को ये प्रूव किया है कि जो प्रॉब्लम थी उससे हम बाहर आ सकते हैं। ठीक है। तो कहीं ना कहीं जैसे कि सर ने बोला ना कि फीमेल को ज़्यादा टारगेट किया जाता है, तो एक्चुअल में देखा जाए ना तो फीमेल के साथ उतने रीज़न भी है। कैसे? क्योंकि पीरियड इरेगुलर, मतलब पीरियड साइकिल स्टार्ट कब से हो जाता है, हम कब से नज़र रखते हैं एक लड़की पर कि इसको बाद में जाकर के प्रॉब्लम होगा या नहीं होगा। तो पीरियड जब स्टार्ट होता है ना, तभी से ध्यान रखना चालू कर देते हैं, क्योंकि एक सिग्नल मिल जाता है वहाँ से, सिम्टम हमको समझ में आने लगते हैं तभी से कि एक बच्ची के साथ में क्या सिचुएशन फ्यूचर में हो सकती है। तो जब कभी किसी लड़की को पीरियड आता है और उसका पीरियड साइकिल इरेगुलर हुआ, तभी समझ जाते हैं कि थोड़ा इशू तो है। पर वहाँ हमको ये समझना है कि थोड़ा सा रिदम सेट होने में टाइम लगता है। हम जब भी डॉक्टर के पास जाते हैं ऐसी बच्ची को लेकर, तो थोड़ा सा 1-2 महीने का हमको टाइम देना होता है। तो ये जो प्रॉब्लम है, ये एक्चुअली कैसे समझ में आती है कि कोई पर्सन, मतलब कोई कपल इनफर्टिलिटी के शिकार है। तो इसमें क्या होता है कि अगर 1 साल तक कोई कपल माँ बाप नहीं बन पाते, साथ में रहने के बावजूद भी माँ बाप बनना चाहते लेकिन माँ बाप नहीं बन पाते, तब जाकर के डॉक्टर मतलब ये बोलते हैं कि इनको इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम है ना। और उसके साथ साथ देखा जाता है कि फिर लड़की के में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। तो अगर कुछ कॉजेस हम देखें, पहले तो सिम्टम पे जाएंगे कि अगर शुरू से किसी का पीरियड साइकिल इरेगुलर रहा और वो घर वालों को भी पता होता, शादी के बाद में भी सास नजर रखती है थोड़ा बहुत, तो आपने भी फील किया होगा क्योंकि ये सब चीजें ओपनली होती है घर में, है ना। फीमेल पे नजर रखती है कि इसका सब कुछ सही है कि नहीं है। तो अगर किसी फीमेल को पीरियड इरेगुलर हुए तो समझ जाते हैं पहले कि हाँ भाई ये माँ नहीं बन सकती, इसके पीछे के कारण क्या है। अब तो कारण में जब हम जाते हैं ना, तो मैक्सिमम लड़कियां जो हम देख रहे हैं पीसीओडी का शिकार हम शुरू से देखते हैं। कई बार उनके पीरियड इरेगुलर शुरू से हैं, तो लास्ट में वो बढ़ते बढ़ते, अगर हमने शुरू में इलाज नहीं कराया, शादी के बाद भी वो देखने को मिलेगा। तो पीसीओडी जो है वो एक कारण है इसका कि इनफर्टिलिटी रहेगी उस फीमेल में। दूसरा कि अगर बहुत ज्यादा ओबेसिटी है ना, बहुत ज्यादा वजन ज्यादा है, या किसी का वजन बहुत कम है, क्योंकि मैक्सिमम लोगों को आप देखिएगा जिनका वजन ज्यादा है उनको भी पीरियड रेगुलर अच्छे से नहीं आ पाते, दिक्कत होती है थोड़ी सी। और जिनका कम है बहुत, पीसीओडी का प्रॉब्लम उनको भी रहता है। तो अगर हम हेल्दी वेट में नहीं है तो भी कहीं ना कहीं हम इस प्रॉब्लम में चल रहे हैं। तीसरा कि पीसीओडी हो गया, ये हो गया हार्मोनल इम्बेलेंस। कौन कौन से हार्मोन अफेक्ट करते हैं? तो थायराइड हार्मोन एक ऐसा है कि जिससे पीरियड साइकिल अफेक्ट होता है। तो इसमें बहुत सारे फीमेल अभी हम देखते हैं ना, कई बार कि थायराइड हो जाता है फर्स्ट प्रेगनेंसी में। हाँ, तो अगर इनफर्टिलिटी हम बोले ना, तो इनफर्टिलिटी एक बार का इशू नहीं है। हम कई बार देख रहे हैं ऐसा कि एक बार तो माँ बन गई, सेकेंड टाइम इनफर्टिलिटी भी देखने में आ रही, मतलब एक बार तो माँ बन गए, दूसरी बार बनने में दिक्कत हो रहा है। और ये भी क्यों? क्योंकि थायराइड हो गया, अब वो रिवर्स नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे मल्टीपल चीजें जो हैं, और कई बार हम देखते हैं कि रीजन जो है अनएक्सप्लेन की बात किया था सर ने, है ना। अनएक्सप्लेन में कौन सा होता है? अगर फेलिपियन ट्यूब का ब्लॉकेज तो बता देते हैं, ब्लॉकेज रिमूव भी होता है, ऑपरेशन करवाते हैं, उसके बावजूद भी अगर लेडी माँ नहीं बन पाती तो उसको अनएक्सप्लेन का नाम दे दिया जाता है। तो हम इन सारी चीजों की कि ये रीजन क्यों होते हैं हमारे साथ, उस पर भी बात करने वाले हैं अभी। एक्चुअली 2 है ना, फीमेल के बारे में मैं बात कर सकता हूँ, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे 2 चीजें जो विद्या मैडम ने बताया ना। सबसे पहली चीज, जब अर्ली एज पे पीसीओडी का प्रॉब्लम आता है, ठीक है, उसको सॉल्व करने के लिए जो हम मेडिसिन खाते हैं, पता है वो कौन सी होती है?
बर्थ कंट्रोल पिल्स होती है। अब बर्थ कंट्रोल पिल्स मतलब बच्चा पैदा ना हो इसलिए कि जो दवाइयाँ दी जाती है, हम एकदम सिंपल लैंग्वेज में चलेंगे, बहुत ज़्यादा टेक्निकली नहीं चलेंगे, हम सिंपल पर्सन है ना, एग्री करते हैं, तो एकदम सिंपल चलने वाले, ठीक है। तो बच्चा पैदा ना हो उसके लिए जो दवाइयाँ दी जाती है वो दवाइयाँ पीसीओडी पीसीओएस के लिए दी जाती है, और अर्ली एज पे ये दी जा रही है, बहुत लंबे समय तक सॉल्व नहीं हो पा रहा है, इसलिए बहुत लंबे समय तक दी जा रही है। तो क्या लगता है आपको उस लड़की को जब शादी हो जाएगी उसके बाद कैपेसिटी रहेगी माँ बनने की, कितनी रहेगी? हाँ, लॉजिकली हम सोच सकते हैं ना, उसी चीज के लिए हमने ट्रीट किया है, ठीक। अब दूसरी चीज बोला था मैडम ने फिलिपिन ट्यूब की बात। अब फिलिपिन ट्यूब में जो एग होल्डिंग होता है वो क्यों होता है? किसी भी चीज को हम होल्ड करते हैं, वो कैपेसिटी कहाँ से आती है? हमारी मसल स्ट्रेंथ से, है ना, मसल स्ट्रेंथ से। और जब हम फिलिपिन ट्यूब में देखते हैं तो क्या चेक करते हैं जनरली? वो कहाँ ब्लॉकेज है, उसकी स्ट्रेंथ कितनी है एग होल्डिंग की, उसके लिए कुछ चेकअप करते हैं क्या? अगर उसके लिए चेकअप नहीं करते तो पता कैसे चलेगा? ठीक है। तो जब मसल स्ट्रेंथ प्रॉपर नहीं है, एग होल्डिंग प्रॉपर नहीं है, तो आपने देखा होगा कई बार सारी चीजें नॉर्मल है, मिसकैरेज भी बहुत सारे हो जाते हैं वहाँ, और कई बार हम नहीं हो पाते फर्टाइल। तो ये देखा ना, कई सारे पीसीओडी वाली जो लड़कियां रहती हैं उनके थोड़े से बाल निकल आते हैं। आप देखिएगा अपने आसपास, आपने देखा भी होगा, पिंपल्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं, बाल निकल आ रहे हैं। तो ये सारे सिम्टम जो एक मेल को होते हैं वो सिम्टम उस गर्ल्स में दिखाई देने लगते हैं। तो जब भी ऐसा कुछ होता है, मतलब एक लड़के को जो जो सिम्टम आ रहे हैं उस लड़की को आएंगे। एएमएच अभी जो टेस्ट हो रहे हैं, अभी अगर देखा जाए ना, जब कोई प्रॉब्लम होती है तो उससे रिलेटेड बहुत सारे टेस्ट भी होते हैं। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि किस तरीके से सिस्ट, मतलब एक ओवरी किस तरीके से सिस्ट जब बनते हैं तो बहुत सारे फॉलिकल जो है वो सिस्ट के रूप में वहां दिखना चालू हो जाते हैं। एक हेल्दी ओवरी और अनहेल्दी ओवरी में हम अंतर देखेंगे। क्यों? क्योंकि एक अच्छे से बड़ा हुआ और बाहर निकल गया, वो एक हेल्दी काम हो रहा है शरीर के अंदर, है ना। ओवरी बहुत अच्छे से निकाल पा रही है उस एग को। लेकिन अगर फॉलिकल बड़ा नहीं हुआ अच्छे से और वो वहीं पर चिपका हुआ है तो वो सिस्ट के रूप में दिखाई देता है। मतलब जितने भी सिस्ट हमारी ओवरी में रहते हैं वो क्या रहते हैं? प्री मेच्योर एग ही है वो एक्चुअली, तो वो दिखाई देते हैं। और ऐसा ही एक और टेस्ट होने लगा है अभी, जिससे हम डर रहे हैं। मैक्सिमम फीमेल्स जब भी इनफर्टिलिटी के हम टेस्ट चेकअप के लिए जाते हैं, हमारा एक और टेस्ट होता है, वो है एएमएच लेवल। जब एक लड़की अपनी माँ के पेट में होती है ना, तभी उसके एग डिसाइड हो जाते हैं। लगभग 5 मिलियन एग रहते हैं तब उसके अंदर, पर जब वो अपनी माँ के अंदर से बाहर आती, इस दुनिया में आती, तो लगभग 1 मिलियन एग रहते हैं। अब ये एग की क्वांटिटी एज जैसे जैसे बढ़ती जाती है वैसे वैसे कम होती है। मतलब जब पीरियड साइकिल आते हैं तब 5 लाख के लगभग रहता है। तो ये जो एएमएच लेवल है, इसका कनेक्शन टोटल एग के नंबर से रहता है। जैसे जैसे आपके एग कम होंगे, आपका एएमएच लेवल भी कम होगा। इसीलिए जितनी ज्यादा एज होती जाती है एएमएच लेवल कम होते जाता है। लेकिन एएमएच लेवल जो है उससे डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो एक चीज नहीं बताता, वो बताता है एग की क्वांटिटी, क्वालिटी नहीं। आपको क्या लगता है बच्चा पैदा करने के लिए कितने एग लगते हैं, है ना? अगर ज्यादा एग भी हैं पर उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं, तो क्या हम बच्चे पैदा कर सकते हैं क्या? तो एएमएच लेवल क्वांटिटी को बताता है। क्यों? क्योंकि जो छोटे छोटे एग होते हैं ना, उनसे प्रोड्यूस होता है वो हार्मोन जो शो करता है एएमएच को। और कई बार आपको क्या लगता है, हार्मोनल इम्बेलेंस का इशू हमको दूसरे हार्मोन के साथ हो सकता है। हमारे अंदर ग्लैंड तो है पर्याप्त, पर वो सीक्रेट नहीं कर पा रही, क्योंकि हार्मोनल इम्बेलेंस ही क्रिएट हो गया अंदर। जितना एग नहीं बनने के लिए फीमेल परेशान होती है ना, ये एएमएच लेवल सुन के ना उतना ही परेशान होती है आजकल, पता है। तो ऐसे कोई पर्सन है क्या, ऐसे कोई फीमेल है क्या जिनको डॉक्टर ने बोला था आपका एएमएच बहुत कम है ना, तो फर्टिलिटी प्रॉपर नहीं हो पाएगी। बट अब यहाँ पे जब आपने लाइफस्टाइल इंप्रूव किया, आपने खान पान इंप्रूव किया, आपने अपने आप को बेहतर किया, थॉट प्रोसेस अच्छी किया, कोच के कांटेक्ट में आए, क्लास में प्रॉपर बैठ रहे हैं, इन सारी चीजों ने आपको एक वैल्यू दिया और अभी इसमें थोड़ा सी सफलता हाथ लगी है। ऐसे कोई पर्सन है? हेमलता मैम ने हैंड रेस किया है, पर सबका है। ओके, हेमलता मैम का वर्चुअल भी है और फिजिकल भी हैंड रेस है। तो हेमलता मैम आपको अनम्यूट का ऑप्शन आ रहा है। सर गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर, मैं यहाँ प्रेगनेंसी कंसीव के लिए ही आई थी। असल में मेरे शादी के 4 साल हो गए थे, तो मैं डॉक्टर विजिट किया था 2 बार। तो मुझे पता चला कि मेरा जो एमएच लेवल है वो बहुत लो हो गया है, 0.2। और उसके बाद में पीसीओडी की समस्या, पीरियड खुल के नहीं आते थे।
हर महीने जरूर आते थे, लेकिन खुल के नहीं आते थे। और मेरी वजन भी बहुत ज़्यादा थी, मुझे पता नहीं था कि मेरा वजन बहुत ज़्यादा है करके। तो ऐसे 67 वजन था मेरा। तो मैंने इस कमेटी में आके 12 केजी वजन कम किया है। और सिस्ट की समस्या थी ओवरी में, और बच्चादानी में गांठें थी, वो मुझे भी पता नहीं था। तो डॉक्टर के पास जाने के बाद ये सब चीज़ मुझे पता चला, और मैं यहाँ पर आके कंसीव किया 5 महीने में। और कहना चाहिए यहाँ पर आके मैंने पूरे कोच के गाइडेंस में आके मैं अपने स्वास्थ्य को ठीक किया और प्रेगनेंसी कंसीव किया। अभी 8वां महीना चल रहा है मेरा। कॉन्ग्रेचुलेशन मैम। और बाद में जैसे कि आपने बोला कि एएमएच लेवल आपका पहले लो था, उसके बाद भी टेस्ट कराया था आपने कम्युनिटी में आने के बाद भी? एमएच लेवल मैंने चेक नहीं करवाया था मैम उसमें। मैंने पुराने रिपोर्ट के हिसाब से काम किया था, उसमें चेक ही नहीं करवाया मैम। तो देखिए कहीं ना कहीं मैडम ने आकर के यहाँ पे कितनी सारे प्रॉब्लम सबसे बताए। पहले तो हेमलता मैम थैंक यू, आपने यहाँ इतना जबरदस्त मैसेज दिया, बहुत जबरदस्त एक्सपीरियंस के लिए आपको बहुत सारे हार्ट थैंक यू मैम। देखिए मैडम आए तो उन्होंने एक नहीं बल्कि मल्टीपल प्रॉब्लम्स बताए अपने, जहाँ से शो होता है कि इनफर्टिलिटी का इशू है क्यों। और मल्टीपल प्रॉब्लम्स में रहते हुए भी स्टार्ट करने के बाद उनको इतना बेस्ट रिजल्ट आया कि 5 मंथ में ही उन्होंने कंसीव कर लिया। तो यहाँ और एक जबरदस्त चीज मैं शेयर करूं, मैडम ने बताया दोबारा एएमएच चेक भी नहीं कराया। मतलब उनको जो अंदर से जो फीलिंग आ रही थी ना, और कोच का साथ था, क्लास का साथ था, इतना कॉन्फिडेंस था, बिल्कुल डेफिनेटली सब होने वाला है और सारा बेहतर हो गया। ऐसे ही कोई पर्सन यहाँ पे देखते हैं। एक और हमने बताया था ना, एक्सप्लेन ही नहीं है, अनएक्सप्लेनेबल जो कंडीशन आती है जिसके कारण हम मम्मी पापा नहीं बन रहे। तो ऐसे कोई पर्सन थे कि आपके सारे रिपोर्ट नॉर्मल आ रहे थे, डॉक्टर भी बोल रहे थे सब नॉर्मल है, समझ नहीं आ रहा है आप माँ बाप क्यों नहीं बन पा रहे, और आपको भी लग रहा था सब नॉर्मल है तो हम मम्मी पापा क्यों नहीं बन पा रहे। ऐसे कोई पर्सन है तो हम उनका एक्सपीरियंस लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। क्योंकि बहुत सारे मेल पर्सन बोल रहे हैं सर हमारे बारे में तो कुछ बता ही नहीं रहे हो आप। मैं बताऊंगा, ठीक है। तो अभी हम वर्षा मैम से बात करते हैं, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग फैमिली। एक्चुअल में अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी का इशू कहीं ना कहीं मुझे था, क्योंकि सारे रिपोर्ट्स मेरे नॉर्मल आते थे। और डॉक्टर के पास जब जाती थी मैं, तो बोलते थे सब कुछ नॉर्मल है, क्यों नहीं कंसीव कर पा रहे हो। मुझसे ही पूछते थे, मुझे उसका कारण नहीं पता होता था। और ऐसे 2 साल तक मैंने सर ट्रीटमेंट लिया था कंसीव के लिए। शादी को 4 साल 4.5 साल कंप्लीट हो गए थे। और जब इस कम्युनिटी का मैं पार्ट बनी थी ना, तब 4.5 साल कंप्लीट होने के बाद तब मुझे होप नहीं था, क्योंकि इतना सारा चीजें करवा के आई थी। डॉक्टर ने मुझे आईवीएफ के लिए तक बोल दिए थे, और वो आईवीएफ मतलब मैं कराने का सोच भी लिया था कि अब चलो कुछ दिन बाद आईवीएफ भी करा लेंगे करके। और उसके बाद जब यहाँ पर आई, अपना सारा चीजें बेहतर किया। सबसे पहले तो मेरे कोच के लिए मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी, क्योंकि उनके गाइडेंस के बिना ये पॉसिबल नहीं होता। और सर यहाँ पे आके प्रेगनेंसी जो इम्पॉसिबल था मेरे लिए, क्योंकि मुझे तो लगता था कि मैं शायद अब माँ ही नहीं बन पाऊंगी, और वो यहाँ आकर के पॉसिबल हुआ सर। और प्रेगनेंसी कंसीव किया। प्रेगनेंसी के साथ साथ बहुत सारे ऐसे रिजल्ट जो मुझे वो कभी नहीं लगती थी, स्किन खराब होना, डाइजेशन खराब होना, बैक पेन का प्रॉब्लम, ये सारा चीजें सॉल्व हुआ है सर। और मैं सोचती थी कि एक बच्चा तो भी मुझे हो जाए भगवान, मतलब तब इतना प्रे करती थी, भगवान से मन्नतें मांगती थी कि एक बच्चा तो भी हो जाए। और अभी सेकेंड भी प्रेगनेंसी कंसीव किया है सर नेचुरली। इसको देखा जाए तो कहीं ना कहीं प्लान भी नहीं किया था। और अभी सेकंड बच्चा भी हो गया है, 1 मंथ का हो गया है, और मेरी गोदी में हो रहा है। कि थैंक यू बोलना चाहूंगी मेरे कोच को। आप इसको देख भी सकते हैं, बिल्कुल, दिख रहा है क्या? वर्षा मैडम ने अभिमन्यु तैयार किया है ना, वो पेट में था तो भी सुन रहा था। हाँ दिख रहा है, बहुत सुंदर है। तो यार वर्षा मैम, हम आपसे जानना चाहेंगे, ये जो कंडीशन थी, जबकि आपको सारी रिपोर्ट नॉर्मल आ रही थी, कुछ भी नहीं पता था, उस कंडीशन में भी जब आपको लग रहा था कि अब हो गया, कुछ भी नहीं हो रहा है, आईवीएफ भी ट्राई किया बट नहीं हो रहा है। जी सर। पहले तो शुरुआत के दौर पे तो मैंने होप ही छोड़ दिया था कि कंसीव भी होगा, क्योंकि छोटे छोटे एक्सपीरियंस जो मुझे आ रहे थे ना सर, वो मुझे कहीं ना कहीं एक होप दे रहे थे। जैसे स्किन का ट्रांसफॉर्मेशन, मेरा कई सालों से स्किन के लिए परेशान थी। बैक पेन जो डॉक्टर ने कहा था कि कभी आपका ठीक नहीं होगा, वो मेरा यहाँ आके सॉल्व हुआ। तो मुझे ना एक होप मिली कि चलो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं मेरा कंसीव का प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। और मेरे कोच ने मुझसे एक बात बोला था कि बार बार कंसीव को लेके
डिप्रेशन में मत जाइए, बार बार मत सोचिए कि ये वाला महीना भी चला गया अभी भी कंसीव नहीं हुआ, ये मंथ भी चला गया अभी भी कंसीव नहीं हुआ। तो ये सबसे पहले थॉट प्रोसेस को मैंने यहाँ पे चेंज किया कि कंसीव के बारे में सोचना जब मैंने छोड़ा ना, तभी जाके मुझे कंसीव हुआ, क्योंकि मैं इसके लिए बहुत टेंशन लेती थी। मतलब हर महीने देखा जाए तो मैं अपने कोच को परेशान करती थी, अभी भी कंसीव नहीं हो रहा, मुझे होगा कि नहीं होगा, और क्या ऐड करूं मैं इसके लिए। पर रियली में जब से मैंने सिर्फ अपना लाइफ स्टाइल अच्छा करने पर और कोच की मानने पर शुरू ध्यान दिया ना, तो वो मंथ जब मेरा कंसीव हुआ, तो उसमें ना देखा जाए तो मैंने कहीं ना कहीं 1-2 महीने से सोचना ही छोड़ दिया था कि अब कंसीव भी होगा। मेरे कोच ने इवन ये वो भी बोल दिया था कि यदि कंसीव नहीं होगा तो आपका रिलेशन आप लोग अच्छा नहीं रखेंगे क्या, अपने रिलेशन को एंजॉय नहीं करेंगे, तो उस पे फोकस करिए। अभी रिकवरी भी मतलब अभी जस्ट 1 मंथ ही हुआ है। मतलब देखा जाए तो फर्स्ट थोड़ा रिकवरी शायद कम थी, फिर रिकवरी बहुत फास्ट हो गई। मतलब देखा जाए मैं हॉस्पिटल से 5वें दिन, चौथे 5वें दिन घर आई हूँ और सारे काम मैं खुद करने लगी हूँ। अपने छोटा बच्चा है उसके पीछे दौड़ना, उसको खाना खिलाना, उसको नहलाना, ये सारी चीजें मैं ही करती हूँ। तो वो मैं घर आके खुद ही करने लगी और मैंने खुद ही नोटिस किया कि पहले से बहुत ज्यादा एनर्जी और जो वीकनेस लास्ट टाइम फील होती थी, मैं खुद कुछ नहीं कर पाती थी, बहुत दर्द में थी। तो इसमें इस समय बहुत अच्छी रिकवरी हुई है। थैंक यू बोलना चाहूंगी। कॉन्ग्रेचुलेशन वर्षा मैम। जैसे देखा आपने कि उनके हाथ में गिफ्ट है ना, जैसे कि उन्होंने बोला कि वो कम्युनिटी के द्वारा दिया हुआ गिफ्ट है, तो हमको सारे पर्सन को यहाँ बहुत सारे गिफ्ट मिले हैं आने के बाद में। तो वैसे ही उन्होंने यहाँ जब स्टार्ट किया उस समय ही उनको डॉक्टर ने मतलब जैसे आईवीएफ का बोल दिया था। तो यहाँ पर हम आईवीएफ के रेशो देख रहे हैं कि किस तरीके से एज के साथ साथ वो घटते जाते हैं। पर आपको क्या लगता है ये जो आईवीएफ का हम परसेंटेज यहाँ देख रहे हैं किस एज में हम करवाते हैं, है ना? एक्चुअली जब उसका परसेंटेज हाई होता है तब तो हम नेचुरली भी माँ बाप बन सकते हैं, और जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे हमने देखा कि उसका परसेंटेज भी कम हो रहा है, सक्सेसफुल रेशियो जो है वो कम हो रहा है। और यही रीज़न है कि बहुत सारे आईवीएफ भी फेल होते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा फोकस चीज़ों को सही करने पर नहीं, बल्कि एडिशनल करके क्या सही कर सकते उसमें, मतलब अपनी बॉडी को, जैसे अभी वर्षा मैम ने कहा ना कि स्ट्रेस को जैसे उन्होंने रिमूव किया आपने और ध्यान देना बंद किया, इस चीज़ के बारे में सोचना बंद किया, तब जाकर के रिजल्ट आया। तो कई बार, और आप देखिएगा स्ट्रेस आप पर्सनल लेवल पे नहीं लेते, आपके परिवार में, आपके सोसाइटी में, आपके आसपास लोग क्या बोल रहे हैं आपको बच्चे के लिए, क्योंकि बोला जाता है ना शादी जहाँ 1 साल हुई, हमारे आसपास जो हमारे पेरेंट्स के रिलेटिव रहते हैं वो पूछते हैं बच्ची को कुछ हुआ क्या, और वो कुछ हुआ क्या हमारे सामने पूछने पे क्या इफेक्ट पड़ता है। किसी ने अगर हमारे सामने ही हम सुन लेते हैं अगर हम उस क्वेश्चन को और हमको बच्चे नहीं हो रहे, तो उसका इफेक्ट क्या पड़ता है हमारे मेंटल लेवल पे। तो कहीं ना कहीं हम उसका स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेने लगते हैं, जितना ज़्यादा फिजिकल लेवल पे। आप देखिए कि जो कंडीशन रहती है उसको अगर हमने मेंटली बड़ा कर दिया स्ट्रेस लेकर के, तो जो रिजल्ट हम चाहते हैं ना वही रिजल्ट हमको आता नहीं। तो ये कंडीशन है, इनको समझना पड़ेगा। जब इन सारी चीज़ों को समझेंगे, आपने दोनों क्राइटेरिया देखा, दोनों ऐसा है जिसमें सॉल्यूशन नहीं मिलता बोला जाता है, बट मिल गया। क्यों? क्योंकि दिमाग से प्रॉब्लम निकाल दिया। वैसे ही जब हम मेल इनफर्टिलिटी की तरफ आते हैं, वैसे तो मैं आया था, ठीक है, मैं प्रेग्नेंट हो गया था बट डिलीवरी नहीं हो रही थी इसलिए आया था, ठीक है, जस्ट जोक का पार्ट मैं अपने ऊपर बोल सकता हूँ। पेट बहुत बड़ा था, छोटा नहीं हो रहा था, तो इसलिए मैं यहाँ आया था। तो एक्चुअली जनरली देखिए हमारी जो नीड होती है ना, बेसिकली बात करें तो 2 नीड होती है। पहला खाना, फिर दूसरा जो नेचर ने दिया रिलेशनशिप, मतलब हमको संतान पैदा करना है, हमको अपनी प्रजाति बचा के रखना है, हमारी प्रजाति अस्तित्व में रहना चाहिए। कितने लोग एग्री करते हैं? ये 2 चीजें बाय नेचर हमको मिला हुआ है, ठीक है। इसके बाद बाकी चीजें बहुत सारे लोग बोल रहे हैं भी छलावा है, मतलब घर, गाड़ी, बंगला, गार्डन, ये सब छलावा है ना, ये नेचर ने हमको नहीं दिया, हमने बाद में बनाया है। देवेश सर ने भी हाथ खड़ा किया, हाँ छलावा है, ठीक है। तो बिल्कुल ये जो 2 चीजें बेसिक जो नेचर ने हमको दिया है, हमारा अस्तित्व बचा के रखना और हमारे जैसी प्रजातियों को बढ़ाना, मतलब खाना और रिलेशनशिप, इसको प्रॉपर अच्छे से करना। तो इसके लिए अगर मेल की बात करें, सबसे ज्यादा मेल फेमस है ना, बोले, ठीक है। तो यहाँ पे सेक्सुअल रिलेशनशिप की बात वर्ड पे जाना है, मैं ये नहीं बोलूंगा नहीं जाना है, मैं साफ साफ शब्दों में बात कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि हम साफ साफ समझ पाए। हर एक चीज के बारे में हम क्लियरली बात करेंगे। हो सकता है हम डॉक्टर के साथ भी नहीं करते, हो सकता है परिवार वालों के साथ भी नहीं करते, बट इस परिवार में हम सब क्लियर बात करने वाले हैं, ठीक है। एग्री मेल पर्सन? ओके, अगर आप लोग रिजल्ट शेयर कर पाएंगे तो बिल्कुल कोशिश कीजिएगा। तो इनफर्टिलिटी की बात आती है तो मेल में क्या होता है, स्पर्म, ठीक है। कितने लोग समझते हैं अपने आप को हम थोड़ा सा ना काम नहीं करते, थोड़ा सा आलसी है,
मतलब जल्दी थक जाते हैं, ऐसा लगता है ना, फील होता है ना। बट बाय नेचर और साइंस, ये नेचर और साइंस ये दोनों चीजें क्या बोलती पता है, 15 मिलियन पर ml जो स्पर्म होता है काउंट 1 ml में, उसमें सिर्फ एक ही स्पर्म है जो एक को फर्टाइल करता है, और वो उसका स्पीड सबसे ज्यादा होता है, सबसे तेज होता है, सबसे एक्टिव होता है, सबसे स्मार्ट होता है, सारी चीजें। मतलब हम ऑलरेडी स्मार्ट है, एक्टिव है, जबरदस्त है। कितने लोग समझ गए? मेल फीमेल सारे पर्सन, ठीक है। तो हम वैसे ही बने हुए हैं। तो अगर मेल की अगर बात करें, ठीक, तो स्पर्म काउंट कितना है उसके ऊपर फर्टिलिटी डिपेंड करता है। स्पर्म साइज शेप कैसा है उसके ऊपर फर्टिलिटी डिपेंड करता है, क्योंकि साइज और शेप प्रॉपर नहीं है तो प्रॉपर उसकी मोबिलिटी नहीं रहेगी ना, ठीक है, जिसको मोटिलिटी बोलते हैं। मतलब उसका मूविंग कंडीशन कितने फास्ट मूव कर रहा है, ठीक है। ये इसके बारे में आपने उसमें देखा होगा 3 इडियट में ना, 3 इडियट में ही तो शायद बताया था इसके बारे में, ठीक है। तो वो मूवी में इसके बारे में बहुत अच्छे से बताया था। तो ये तो 3 चीजें हैं, काउंट कितना है, कितनी क्वांटिटी है, उसका साइज शेप कैसा है, साइज शेप सही नहीं है तो वो प्रॉपर मूव नहीं कर पाएगा, एग तक प्रॉपरली पहुंच पा रहा है कि नहीं, इतनी स्पीड है क्या, इसके ऊपर डिपेंड करता है। अब ये तीनों चीजें किसी न किसी हार्मोन के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। अब जनरली हार्मोनल इम्बैलेंस के बारे में हम बात करते हैं तो क्या लगता है हमारे दिमाग में, क्या आता है? हार्मोनल इम्बैलेंस में मतलब ये जो पीरियड्स आते हैं ना, जो साइकिल्स आते हैं ना, उसमें कम ज्यादा समय का होना। सारे लोगों को यही लगता है पीरियड्स इम्बैलेंस हो गए मतलब हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, और पुरुषों को पीरियड नहीं आते इसलिए उनको हार्मोनल इम्बैलेंस नहीं होता, ठीक है। पुरुषों को पीरियड नहीं आते तो ओके, सारी चीजें बराबर है। बट हर चीज हार्मोन के ऊपर डिपेंड करती है हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। तो वैसे ही मैं आपको एक फोटो दिखा रहा हूं, आप इसको देख पाएंगे, ठीक, ओके, आपको दिख रहा है? अगर सेक्स ड्राइव की बात करें, लिबिडो की बात करें, सेक्स करने की इच्छा हो रही तो ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के ऊपर डिपेंड करता है। इच्छा होना, उसके लिए एनर्जी आना, और हम सेक्स कर रहे हैं उसके पीछे का, ठीक है। उसके बाद स्पर्म क्वालिटी, ये टेस्टोस्टेरोन के साथ एफएसएच मिलता है तब स्पर्म की बनावट कैसी है, उसका शेप साइज कैसा है, वो सारी चीजें, ठीक है। उसके बाद जो स्पर्म क्वांटिटी की बात कर रहे हैं तो ये टेस्टोस्टेरोन के साथ एलएच हार्मोन कितनी संख्या है, ठीक है। अब ये सारी चीजें कैसे मैटर करती है, ये कैसे बनता होगा, ये प्रोसेस कैसे होता होगा, क्योंकि इसके पीछे कोई ना कोई हार्मोन होता है, ठीक है। तो अब कौन सा हार्मोन होता है इसके बारे में भी हम देख लेते हैं, ठीक, हाँ, ये मिल गया, पकड़ में आ गया। तो ये जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, अगर ये हमको बढ़ाना है, ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा हमको, ये बहुत सारी चीजें लेना पड़ेगा। एफएसएच हार्मोन हमको बढ़ाना है तो ये बहुत सारी चीजें लेना पड़ेगा, आप फोटो ले सकते हैं। एलएच हार्मोन बढ़ाना है तो ये बहुत सारी चीजें लेना पड़ेगा। मतलब हार्मोन किससे बनता है? न्यूट्रिशन से, ठीक है, विटामिन, मिनरल, फाइबर, फैट, प्रोटीन, ठीक है। ये सारी चीजें मिलके काम करती है हमारे हार्मोन का प्रॉपर सही तरीके से बैलेंस करने के लिए, उसको प्रॉपर सिक्रेट करने के लिए, उसको प्रॉपर बनाने के लिए। अब ये न्यूट्रिशन कहां से मिलते हैं? बहुत सारे लोगों को न्यूट्रिशन बोलो ना तो उनके दिमाग में कुछ चलने लगता है, सच बोल रहा हूं। न्यूट्रिशन बोले मतलब कोई दुश्मन आ गया, अमरीश पुरी खड़ा है सामने। न्यूट्रिशन मतलब पोषण, पोषक तत्व। अब देख लो कहीं भी बोले न्यूट्रिशन खा के हेल्थ अच्छी करना है, न्यूट्रिशन मतलब अरे नहीं नहीं नहीं, खाना खा के, खाने में तो न्यूट्रिशन है, क्योंकि उनको नहीं पता ना खाने से विटामिन ए, B12, B6 मिलता है ना, ठीक है। तो ऐसे ही जैसे न्यूट्रिशन की डिफिशियंसी होगी, हमारे हार्मोन सही नहीं हो सकते। सबसे पहले हमको खाने को सुधारना है, हमारे पोषण संतुलन को सुधारना है, सारी चीजें बराबर मात्रा में जा रही है क्या, तभी तो जाके आपको स्पर्म क्वांटिटी अच्छी मिलने वाली, क्वालिटी अच्छी मिलने वाली, उसकी स्पीड अच्छी मिलने वाली है। आपको प्रॉपर इच्छा ही नहीं होगी, सारी चीजें बराबर है, आपका स्पर्म काउंट अच्छा है, आपके स्पर्म साइज शेप अच्छे हैं, इच्छा ही नहीं हो रही है, ठीक है। तो ये हमारे मेंटल हेल्थ के ऊपर भी डिपेंड करता है कई बार। तो ये मेल पर्सन के लिए मेल फैक्टर एक बहुत जबरदस्त चीज आ रहा है ना, कितने लोगों ने यूज किया भाई दबे बहुत जबरदस्त है उसके रिजल्ट। एनर्जी बढ़ जाती है, एक्सरसाइज करने की कैपेसिटी बढ़ जाती है, हैप्पी फील होती है, नींद अच्छी आती है, मेल हार्मोन बहुत जबरदस्त रहते हैं, ठीक है। तो ऐसे कितने पर्सन हैं जिन्होंने यहाँ पे अपना अगर इनफर्टिलिटी के लिए, मेल इनफर्टिलिटी के लिए आया और आपको रिजल्ट आया, ऐसे कोई पर्सन है क्या?
या फिर नहीं भी आए और आपकी सेक्सुअल लाइफ बेटर हुई, तो ऐसे पर्सन भी यहाँ पे शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो कोई है? हाँ, बोले इसके लिए डेयरिंग चाहिए होती है ना, मुझ में है और देवेंद्र सर में है, तो देवेंद्र सर को भी हम अनम्यूट का ऑप्शन देंगे। जी देवेंद्र सर। थैंक यू सर। ये डेफिनेटली मेरे लाइफ का टर्निंग पॉइंट है यहाँ पे, क्योंकि इंटेंशनली डॉक्टर्स की तरफ से कहा गया था कि शादी करने से थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, वो इंटेंशनली कहा गया था। वो डॉक्टर इसी कम्युनिटी में है, वो भी उनके तरफ से मेरे लिए रिमाइंडर कॉल था कि आपको पता है आपके जो सीनियर डॉक्टर उन्होंने क्या बताया था। बोला नहीं, तो उन्होंने मुझे शेयर किया था कि हाँ ये चीज आपके साथ में बोली गई थी, लेकिन आपने उस चीज पे ध्यान नहीं दिया, ये बहुत अच्छा है। तो सर इस कम्युनिटी में आने के बाद मतलब जो किडनी ट्रांसप्लांट हुआ, बहुत सारे स्टेरॉइड्स दिए गए, बहुत सारे मेडिकेशंस थे, और उसके साथ में हेल्थ डे बाय डे खराब होते जा रहा था, वजन बहुत बढ़ गया था, और उसके चलते बहुत सारी दिक्कतें भी हो रही थी, जैसे नी पेन, बैक पेन, और बहुत सारी चीजें थी। और इम्यूनिटी बहुत कम था, मतलब इम्यूनिटी सप्रेसेंट ही दिए गए थे ताकि वो किडनी ट्रांसप्लांट का जो ऑपरेशन है वो अच्छे से रहे, जिस वजह से वो किडनी रिजेक्ट ना हो जाए, हमारा इम्यून सिस्टम उसको रिजेक्ट ना करते, इसलिए इम्यूनिटी सप्रेसेंट दिए गए थे। तो उसके साथ में बहुत सारे साइड इफेक्ट्स भी हो रहे थे, जिसके उसमें से वन ऑफ द साइड इफेक्ट्स ये भी था कि मतलब आगे चल के आफ्टर मैरिज लाइफ आप अच्छी करोगे या नहीं करोगे, ये भी एक चीज उसमें था जो इंटेंशनली कहा गया था। लेकिन सर थैंक्स टू दिस कम्युनिटी, कि सबसे बड़ा थैंकफुल तो सोनालिका है जिन्होंने इस कम्युनिटी से मुझे इंट्रोड्यूस कराया, उसके बाद में अतुल सर का है जिन्होंने पूरा सारा सराहा है अभी तक यहाँ तक पहुंचाने के लिए, जिन्होंने एकदम हाथ खींच के अभी तक लेके आए यहाँ पे। और सबसे बड़ा श्रेय है कि बिफोर मैरिज ना कुछ चीजें उन्होंने गाइड की थी कि हाँ आपको ये सारा चीजें करना है ताकि आप आफ्टर मैरिज आपकी लाइफ अच्छी हो और बहुत सारी चीजें सही हो। तो सर उसका रिजल्ट है कि आफ्टर मैरिज विद इन 10 मंथ्स ही हमारे घर में गुड न्यूज आ गई, हमारे हाथ में बेबी था, और एनिवर्सरी हमने हमारे बेबी के साथ में मनाए थे। तो वो मतलब ये मोमेंट ऐसा था कि हम लोग एक्सप्लेन, मतलब मैं खुद ही उसमें शॉक बोल सकते हैं कि स्टार्टिंग में जब पता चला था, मुझे अभी भी डेट भी याद है कि कौन से दिन हमें पता चला था, और वहाँ पे भगवान की आरती भी चल रही थी, और ये वाली सारी चीजें गुड न्यूज हमें उसी दिन पता चली। तो सर ये कम्युनिटी ने ना बहुत सारी चीजें सही करा के दी है। सबसे मेन तो अपना हेल्थ ही है, अगर हेल्थ ही नहीं होता तो ये सारी चीजें भी नहीं होती थी। डेफिनेटली 100% अगर हेल्थ ही अगर सही नहीं है, और जो हम अभी बात कर रहे हैं खान पान के लिए, तो इसी कम्युनिटी ने बताया कि सच में अगर खान पान अगर सही होना तो हम लोग बहुत सारी चीजें अच्छे से और इजीली एंजॉय करके हम लोग बहुत सारी चीजों को सही कर सकते हैं। लेकिन जो बहुत सारे मेडिकेशंस थे, अभी राइट नाउ तो कोई भी मेडिकेशंस नहीं है, और अमेजिंग सा लाइफ है सर। और जो इनफर्टिलिटी वाला इश्यू है वो अगर मैं इस कम्युनिटी में नहीं होता तो शायद वो चीज मैं मिस आउट कर जाता, शायद मैं शादी भी नहीं करता। तो मेरी शादी होने के पीछे भी यही कम्युनिटी है, और मेरे हेल्थ जो अच्छा हुआ, बेटर हुआ, और जो रिलेशन भी बेटर हुए वो इसी कम्युनिटी के कारण है। बहुत मतलब जितना मैं बोलूँ इस कम्युनिटी के लिए उतना कम है सर, जो वर्ड्स ही नहीं है मेरे पास, इतना जबरदस्त इस कम्युनिटी ने सारा दिया है सर। तो एक नया जीवन इस कम्युनिटी ने दिया है, और मेरे थ्रू आने वाला भी नया जीवन इसी कम्युनिटी की देन। बहुत बढ़िया। ठीक है, तो स्पर्म क्वांटिटी और स्पर्म क्वालिटी कैसे अफेक्ट हो सकती है? जनरली जो आंकड़े हैं वो बताते हैं कि लगभग 25% जो स्पर्म कमजोर होते हैं ना, वीक होते हैं ना, वो स्मोकिंग के कारण होते हैं। अब क्या लगता है, दुनिया में स्मोकिंग तो बहुत कम है ना, 1-2 लोग विरले दिखते हैं, बाकी तो दिखते ही नहीं है ना। मतलब जिसको डॉक्टर ने बोला है सिगरेट पीना है, शराब पीना है, ऐसे ही पर्सन लेते, बाकी लोग तो नहीं लेते। सही बात है ना? अरे एग्री कर रहे, कुछ लोग हंस रहे, अल्लाह चलो ठीक है। तो ये जो स्मोकिंग है, अल्कोहल है, ये लगभग 25 से 30% हमारे स्पर्म को वीक कर देते हैं, और ये दोनों साथ में मिल गए तो माशाल्लाह, है ना, फिर तो जबरदस्त रिजल्ट है इसका। फिर आप पूछना ही बंद कर दो कि अभी स्पर्म कैसे है। ठीक है, इसके बाद स्ट्रेस, जब भी कार्टिसोल बढ़ता है ना हमारी बॉडी में, तो बहुत सारे हार्मोन स्लो डाउन होते हैं, बहुत सारे। ठीक है, उसमें से एक टेस्टोस्टेरोन भी है जो हमारा मेल हार्मोन है, वो स्लो डाउन होता है। तो आप स्ट्रेस में हैं, अच्छा भी खा रहे हैं, प्रॉपर सारी चीजें बराबर चल रही है, ठीक है, सिगरेट पान तंबाकू नहीं भी ले रहे हैं, और स्ट्रेस बार बार ले रहे हैं, बहुत डेंजरस कंडीशन है बॉस। इसको कैसे मैनेज करना है, तुरंत कॉल करो अपने कोच को, स्ट्रेस आ रहा है तो। बोले काय को ज्यादा देर तक टेंशन में रहने का, है ना। ठीक है, तो इसके बाद आता है फास्ट फूड। जैसा विद्या मैडम ने बताया था, फास्ट फूड सिर्फ फीमेल खाते हैं क्या? मेल नहीं खाते? कितने मेल हैं?
देखते भी नहीं है, नहीं ये तो फीमेल खाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे गुपचुप बोले ना तो सबसे पहले किसकी तरफ देखते लोग पता है? बोले लड़की की तरफ। अभी जितने भी रील्स बन रहे हैं ना गुपचुप वाले, वो भी लड़की के ही बन रहे हैं, लड़के तो उसको देखते भी नहीं है ना? सही बोल रहा हूँ ना? हाँ, पाप है, देख लिया तो पाप चढ़ जाएगा, फिर गंगा नहाने जाना पड़ेगा। हाँ, ठीक। तो ये जितना फास्ट फूड है ना, जो हम बाहर से ये जो सारी चीजें खाते हैं, एग्जैक्टली ये हमारे स्पर्म क्वालिटी को कम करेगा, स्पर्म क्वांटिटी को कम करेगा। कितने लोग ऐसे हैं जो एकदम आराम से रहते हैं, एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए। बोले एक्सरसाइज एक ही बार तो बॉडी मिली है, काय को उसको परेशान करने का, हमें क्यों एक्सरसाइज करने का? बोले आराम से जियो। एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो भी दिक्कत आ सकती है। आपको फिजिकल एक्टिविटी करना है। अब जैसे यहाँ पे फिजिकल एक्टिविटी करना है करके बता दिए ना, तो हम जब जिम जाएंगे या एक्सरसाइज करेंगे एकदम स्ट्रीम कर लेंगे बहुत ज्यादा। खास तौर से जब भी आप कहीं जाते हैं फिजिकल एक्टिविटी के लिए, तो आपके पास कोई ना कोई वहां पे आपको ये मिलेगा ट्रेनर, वो आपको बताता है इतनी करो, उतनी करो, इतना वेट उठाओ, बहुत स्ट्रीमली। जब आप बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करेंगे ना, तो भी आपकी स्पर्म काउंट कम हो। आप नहीं करेंगे तो होते ही है, बहुत ज्यादा करेंगे तो भी होते हैं। तो आपको ये दोनों चीजों के बीच का रास्ता निकालना है। आपके शरीर की जरूरत कितनी है, आपकी रिपेयरिंग कितनी हो रही है। अब बॉडी को बचाना ज्यादा जरूरी है बॉडी के लिए, पता है? बच्चे पैदा करने से ज्यादा जरूरी है खुद को बचाना। कितने लोग एग्री करते हैं? शरीर का मेन मोटो ये है। और जब आपकी बॉडी इतनी ज्यादा डैमेज हो जाएगी ज्यादा एक्सरसाइज करते करते, तो बॉडी उसको ठीक करने के ऊपर पहले फोकस करेगी। क्या लगता है फिर स्पर्म बनाने के ऊपर, स्पर्म की क्वालिटी अच्छी बनाने के ऊपर ध्यान देगा क्या बॉडी? नहीं देगा बॉस। इसलिए इसको भी ध्यान रखना है, ठीक है? ज्यादा गर्मी में स्पर्म कम होते हैं, उसकी क्वालिटी कम होती है। अब गर्मी हमको कहाँ कहाँ से मिलती है? बहुत ज्यादा गर्मी। कितने लोग लैपटॉप अपने गोद में लेके यूज करते हैं? गलत है। बहुत ज्यादा हीट जनरेट होती है। उसको भले लैप पे रखने का है, लैपटॉप बोलते हैं, बट उसको डेस्क पर रखो, समझो डेस्कटॉप यूज कर रहे हो, प्रॉपरली सही आई कांटेक्ट है। कितने लोगों को बहुत गर्म पानी में नहाने की इच्छा होती है, एकदम हॉट बाथ टब में जाके? गलत है, एकदम इतने गर्म पानी में नहीं नहाने का है। ये भी हमारे स्पर्म क्वालिटी क्वांटिटी को अफेक्ट करेंगे, ठीक है? इसके बाद एक और चीज है, ले हम इनरवियर चूज करते हैं ना, वो भी बहुत ज्यादा, जितना ज्यादा टाइट रहेगा। एयर कंडीशन के बारे में सुना है? एयर ठंडा करने का काम करता है ना, तो जितना ज्यादा टाइट रहेगा उतना ज्यादा एयर पासिंग कम होगा, उतनी ज्यादा हीट जनरेट होगी और प्रॉपर स्पेस नहीं मिल पाएगा। तो हमको ये भी प्रॉपरली सही तरीके से करना है जब भी हम इनरवेयर चूज करते हैं। और ये महिलाओं के साथ भी है, बट वो महिलाएं बात करें तो ज्यादा बेटर है, ठीक है? तो महिला बात करेगी उस बारे में। और एक चीज फाइनली, स्लीप। रीजन कितना भी बड़ा हो, आपकी नींद अच्छी नहीं है ना, रिकवरी अच्छी नहीं होगी। 10 बजे के बाद जितना ज्यादा लेट सोएंगे रिकवरी कम होगी। जितने भी बड़े बड़े महान लोग हैं ना, जो समाज के लिए कुछ बड़ा करके गए हैं, उनकी नींद कम थी इसलिए अर्ली एज में गए। ऐसा नहीं कि उनकी तबीयत खराब थी, तबीयत खराब इसलिए हुई थी क्योंकि नींद नहीं ले पाए, क्योंकि किसी दूसरे का अच्छा करना था। क्लियर है? एक और चीज है एक्चुअली कि हम मोबाइल रखते कहाँ है। आप देखिए आपका पॉकेट कहाँ रहता है ना? स्पेशली मेल के लिए बोल रही हूँ। तो जितना ज्यादा रेडिएशन में आप रखेंगे, है ना, तो वो उससे भी प्रॉब्लम क्रिएट होने वाला है। और दूसरा कि कुछ कॉमन फैक्टर तो हमने सुना, स्ट्रेस एंड जो हमारा खाना पीना है, हमारा लाइफ स्टाइल है, ये अफेक्ट करता ही करता है। तो यहाँ पर आप देखिएगा, जो चीज़ आपको चाहिए ना, आप उसका भी स्ट्रेस ले रहे हैं। जैसे कि वर्षा मैम ने भी रिजल्ट में बोला कि वो बहुत, और ऐसा हर कपल के साथ होता है कि स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा रहता है उनका, और किसी ने बोला तो वो और बढ़ जाता है। जैसे भूलने की कोशिश की पर किसी ने और याद दिला दिया। इस टाइप की घटनाएं बहुत ज़्यादा होती हैं। तो हम किस हद तक की चीज़ों को ले रहे हैं? बच्चा पैदा करना मतलब ये मान के चलिए कि हमारे सोसाइटी में स्पेशली सबसे बड़ा धन होता है बोलते हैं। कई बार बहुत सारी पीढ़ियों का कर्ज उतर गया अगर लड़का हुआ, इस टाइप की कहावतें पहले से चली आ रही है। तो कहीं ना कहीं बच्चा पैदा करने को हमने बहुत बड़ी चीज एक अपने लिए रखा है जीवन के एक टास्क के रूप में, कि वो भी एक स्टेज है लाइफ का जिसका सही समय पे पूरा होना बहुत जरूरी है। पर उसके साथ छेड़छाड़ तो हम नहीं की। ज्यादा एज में करियर बनाने के लिए हम ज्यादा एज में शादी कर रहे हैं अभी। अब जैसे जैसे एज और बढ़ते जा रही है, उसके कारण क्या होगा कि ज्यादा एज में माँ बाप बनना हमारे लिए और टफ हो जाएगा, और इसीलिए मेडिकेशन की तरफ हमको ज्यादा जाना पड़ रहा है। और उसके साथ साथ वर्कलोड अलग है, उसका स्ट्रेस अलग है, और माँ बाप नहीं बन पा रहे, उसका स्ट्रेस अलग ले रहे हैं। तो ये सारी चीजों को हमको समझना है, लेकिन क्या इसका सॉल्यूशन नहीं है?
ऐसा लगता है कि बहुत सारी जगह बहुत सारा ट्रीटमेंट कर लिया है, उसके बावजूद भी नहीं हो रहा है, सॉल्यूशन समझ में नहीं आ रहा है, तो क्या वाकई में सॉल्यूशन नहीं है? आप देखिए, आप अपने दिमाग को जितना ज़्यादा नेगेटिव क्वेश्चंस करेंगे, आपको आंसर वैसे ही आने वाले हैं। आपको एक दिन को लगेगा कि कोई सॉल्यूशन नहीं है इसका, मैं कुछ नहीं कर सकता, इस टाइप की भी फीलिंग आने लगेगी। तो पहले सही क्वेश्चन करना ज़रूरी है। जब भी यहाँ आते हैं, कोच को हम क्वेश्चन किस तरीके का कर रहे हैं, आप देखिएगा, आप यहाँ मल्टीपल रिजल्ट सुनेंगे आए दिन इनफर्टिलिटी का सॉल्यूशन से रिलेटेड, पर उस पर हम बिलीव कितना करते हैं, या अपने कोच से क्वेश्चन यही करते हैं कि उनको इतने दिन में आया, मुझे क्यों नहीं आया। आप देखिए उस पर्सन ने फॉलो कैसा किया था, आपने फॉलो कैसा किया है चीज़ों को। क्योंकि आपको क्या लगता है, हम यहाँ पे सिर्फ फिजिकल लेवल पे रिजल्ट दे रहे हैं क्या? सॉल्यूशन प्रोवाइड हो रहा है सिर्फ फिजिकल लेवल पे, या इमोशनल एंड मेंटल लेवल पे भी हम यहाँ से रिजल्ट ले रहे हैं? जितना भी हम प्राइम टाइम में बैठते हैं, हमारा स्ट्रेस रिलीज होता है क्योंकि हमको क्लैरिटी मिलती है। हमारे दिमाग में जैसे ही एक प्रश्न आया, उसने हमारा दिमाग खराब किया, पर मुझे यहाँ से क्लैरिटी मिली तो मेरा दिमाग सही हो गया, हुआ ना। अब कोई दूसरा पर्सन आकर के उसके अगेंस्ट टॉक करे और आप फिर से स्ट्रेस में आ जाए, ये सही है? तो पहले खुद से बात करना है कि हाँ, मैं सही जगह पर हूँ, सही चीजें मुझे मिल भी रही है, बस मुझे पेशेंस रखने की जरूरत है और सही तरीके से फॉलो करने की जरूरत है। उसके साथ मेरे साथ साथ कौन से फैक्टर है, क्या मेरा जॉब प्रोफाइल ऐसा है कि मेरी नाइट की नींद नहीं हो पा रही, या बहुत ज्यादा मैं हीट में रह रहा हूँ, जैसे सर ने बताया अभी कि हीट के कारण भी प्रॉब्लम होता है। तो कहीं ना कहीं हमें ये सारी चीजें कि मेरे साथ कितने फैक्टर हैं मेरी कंडीशन को खराब करने वाले, अब मैं कितने फैक्टर ला रहा हूँ उसको सही करने के लिए। क्या डेली बेसिस पे अच्छे से मैं फिजिकल एक्टिविटी कर लेता हूँ, मतलब इतनी कि उस चीज के लिए मुझे जरूरी है, बहुत ज्यादा भी नहीं। और बहुत सारे फ्यूल अगर हम देखें, बहुत सारे न्यूट्रिशन जो उसमें हेल्प करते हैं वो जा रहे हैं कि नहीं, हम लेते हैं ऐसा बोलते थे, पर क्या पूरे ले पा रहे हैं क्या? क्योंकि जब तक आपकी बॉडी में गुड फैट नहीं रहेगा ना, गुड कोलेस्ट्रॉल नहीं बनता है, और गुड कोलेस्ट्रॉल से ही सारे हार्मोन बनते हैं हमारे शरीर में। तो हमें अपने फूड में, अपने मील में क्या क्या ऐड करने की जरूरत है, तो जितने भी हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट है वो बहुत अच्छे से जाना चाहिए, गुड फैट अच्छे से जाना चाहिए। तो हमारे मील में हम प्रॉपर बेसिक के साथ ये सारी चीजें ले पा रहे हैं कि नहीं ले पा रहे हैं, वो हमको देखने की जरूरत है। और अगर उसको हमने ऐड किया तो उसके साथ साथ अपने स्ट्रेस लेवल को जैसे ही हम मैनेज कर लेते हैं, उसको समझ जाते हैं किस तरीके से मैनेज करना है, और प्रॉपर सारी चीज़ों को फॉलो करते, तो बाकायदा यहाँ रिजल्ट तभी आए हैं। इतने लोगों को जिन्होंने बहुत अच्छे से फॉलो किया उसके बाद रिजल्ट आया है। तो हम सारी चीज़ें कर पा रहे हैं या सिर्फ कंप्लेंट कर रहे हैं, वो हमको देखना है। रिजल्ट तो सबको आता है, मुझे भी आएगा, है ना। तो इन सारी चीज़ों को हमको समझना है। ग्रेट। तो विद्या मैडम ने डिस्क्लेमर दे दिया, किसको कितने स्पीड से रिजल्ट आ रहा है वो नहीं देखना है, ठीक है, हमको आ जाएगा। और बेस्ट पेरेंट बनने के लिए ना पहले बेस्ट कपल बनना है, तो एक दूसरे के साथ प्यार से रहना पहले सीखना है। ये जबरदस्त चीज, ठीक है ना। तो विद्या मैडम ने इतने प्यार से ये चीज बोला तो सारे लोग एक्सेप्ट कर लो। बेस्ट कपल मतलब रिलेशनशिप हर किसी में बेस्ट होनी चाहिए। अगर ये हुई ना तो बाकी चीजें सेकेंडरी हो जाती है, अपने आप सारी चीजें हो जाएगी, परेशान नहीं होना, ठीक है। वो गाना सुना है ना, साथ रहे तो जीतेंगे। बिल्कुल, आप एक साथ रहिए और कोचेस ऑलरेडी आपके साथ है, डेफिनेटली हम लोग जीतने वाले हैं। तो